नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय की गहराई में उतरते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, रणनीतियां, त्रासदी और विरासत। आज के इस खास विश्लेषण में हम 1576 के उस ऐतिहासिक और खौफनाक टकराव की बात करेंगे जिसे 16वीं सदी के दरबारी इतिहासकारों ने हमेशा के लिए पन्नों पर दर्ज कर दिया। हम मुगल साम्राज्य और मेवाड़ के बीच हुए एक ऐसे खूनी भू राजनीतिक दांव को समझेंगे जिसने आने वाली कई सदियों की दिशा तय कर दी। आज हम दरबारी अभिलेखों के चश्मे से उन कूटनीतिक विफलताओं और रणभूमि की उन असली रणनीतियों को डिकोड करेंगे जो इस भयंकर युद्ध की वजह बनी। तो तैयार हो जाइए सफर के लिए। आज की हमारी ये चर्चा बहुत ही सुलझे हुए तरीके से आगे बढ़ेगी। पहले हम देखेंगे मेवाड़ के लिए संघर्ष, फिर बात करेंगे विफल कूटनीति की। तीसरे नंबर पर हम दोनों सेनाओं और उनकी व्यूह रचना को समझेंगे। फिर हम सीधे पहुंचेंगे हल्दी घाटी के टकराव पर, उसके बाद परिणाम और छापामार युद्ध, और अंत में चर्चा करेंगे इस पूरे युद्ध की ऐतिहासिक विरासत की। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, मेवाड़ के लिए संघर्ष और 1572 का भू राजनीतिक गतिरोध। देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1568 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी को समझना होगा। उस घेराबंदी के बाद मुगल साम्राज्य ने मेवाड़ के पूर्वी हिस्से पर तो कब्जा कर लिया था, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। अकबर को गुजरात के उस बेहद अहम और अमीर व्यापारिक मार्ग तक एक सुरक्षित रास्ता चाहिए था, और इसके लिए उसे मेवाड़ के बाकी पहाड़ी और जंगली इलाकों पर भी मुगल झंडा फहराना जरूरी था। यहीं से इस बड़े टकराव की जमीन तैयार हुई। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। मुगल साम्राज्य तेजी से फैल रहा था और आसपास के कई राजपूत शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर चाहता था कि मेवाड़ भी यही करे, लेकिन 1572 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठने वाले नए शासक महाराणा प्रताप ने किसी भी तरह का समझौता करने या मुगलों का जागीरदार बनने से साफ साफ इनकार कर दिया। अकबर को अधीनता चाहिए थी और राणा को आज़ादी। ये कोई आम राजनैतिक असहमति नहीं थी, ये एक ऐसा फैसला था जिसने युद्ध को बिल्कुल तय कर दिया था। भाग 2, विफल कूटनीति और शांति के बंद होते रास्ते। हमें अक्सर लगता है कि युद्ध पहला विकल्प रहा होगा, है ना? लेकिन दरबारी इतिहासकार कुछ और ही बताते हैं। असल में अकबर ने सीधे तौर पर खून खराबे से बचने की पूरी कोशिश की थी। मुगल रणनीति हमेशा यही रहती थी कि पहले बातचीत से मामला सुलझाया जाए। इसलिए अकबर ने मेवाड़ के दरबार में बातचीत के लिए अपने उच्च स्तरीय दूतों की एक पूरी लाइन लगा दी, ताकि बिना लड़े ही मेवाड़ मुगल सल्तनत का हिस्सा बन जाए। शांति स्थापित करने के लिए एक दो नहीं, पूरे 4 बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक मिशन भेजे गए। शुरुआत हुई अकबर के बेहद करीबी जलाल खां कोर्ची से। उनके बाद आमेर के मान सिंह गए, जो खुद एक राजपूत थे। फिर राजा भगवंत दास ने कोशिश की और अंत में टोडरमल भी गए, लेकिन नतीजा सिफर। इन चारों मिशनों का एक के बाद एक फेल होना इस बात का सबूत था कि शांति का वो दरवाजा जो कभी थोड़ा सा खुला था, अब पूरी तरह से बंद हो चुका था। कूटनीति खत्म और अब रणभूमि ही एकलौता विकल्प थी। भाग 3, सेनाएं और व्यूह रचना। अब हम आ गए हैं 18 जून 1576 के उस दिन पर। जगह थी हल्दी घाटी का एक संकरा पहाड़ी दर्रा। इसे हल्दी घाटी इसलिए कहते थे क्योंकि वहां की चट्टानों से हल्दी जैसी पीली धूल उड़ती थी। इसी दर्रे में 2 एकदम अलग तरह की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। चलिए जरा निष्पक्ष होकर इन दोनों सेनाओं की ताकत और तकनीक को तौलते हैं। ये आंकड़ा 16वीं सदी की सैन्य तकनीक के एक बहुत बड़े विरोधाभास को दिखाता है। एक तरफ थी मुगल सेना जिसका नेतृत्व मानसिंह प्रथम कर रहे थे। इसमें करीब 10,000 सैनिक थे जो उस जमाने की आधुनिक बंदूकों से लैस थे। वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना भले ही छोटी थी, करीब 3400 सैनिकों की, लेकिन वो उस पहाड़ी भूगोल को बहुत अच्छी तरह समझती थीं। उनके पास बंदूकें तो नहीं थीं, लेकिन भयंकर युद्ध हाथी और राणा पूंजा के नेतृत्व में कमाल के आदिवासी भील धनुर्धर थे। यानी एक तरफ आधुनिक शाही मुगल बंदूकें तो दूसरी तरफ मेवाड़ के हाथी और स्थानीय ज्ञान। ये कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। भाग 4, हल्दी घाटी में टकराव और 16वीं सदी के युद्ध की वास्तविकता। सूरज निकले करीब 3 घंटे ही हुए थे कि वो पीला संकरा दर्रा युद्ध के शोर और हथियारों की झंकार से गूंज उठा। ये कोई सीधा साधा हमला नहीं था। ये 16वीं सदी का एक ऐसा अराजक और जटिल युद्ध था जहां हर पल बाजी पलट रही थी।
दोनों सेनाओं की बनावट को समझना बहुत दिलचस्प है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेवाड़ सेना के अग्रिम दल यानी वैनगार्ड को लीड कर रहे थे हकीम खान सूर, जी हां, एक अफगान कमांडर जो मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। और सबसे पीछे की सुरक्षा यानी रियर गार्ड की जिम्मेदारी थी आदिवासी भील धनुर्धरों के कंधों पर। उधर मुगलों ने भी अपनी बिसात बहुत सोच समझकर बिछाई थी। छिटपुट हमलावर सबसे आगे, बरहा के सैयद दाहिने मोर्चे पर, और मुश्किल वक्त के लिए उन्होंने अपनी आरक्षित टुकड़ियों को बिल्कुल तैयार रखा था। लड़ाई की शुरुआत बेहद खौफनाक थी। मेवाड़ की सेना ने पहला हमला इतनी जबरदस्त ताकत से किया कि मुगलों की अगली पंक्ति पूरी तरह टूट गई और उन्हें रक्त तलाई तक पीछे भागना पड़ा। लेकिन तभी मुगलों ने अपनी आरक्षित सेना को आगे कर दिया। और जानते हो उन्होंने क्या तरकीब निकाली? उन्होंने नगाड़े बजाकर ये झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर खुद एक बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। इससे मुगल सैनिकों में एक नया जोश भर गया और आखिरकार मुगलों की लगातार चलती बंदूकों ने मेवाड़ के खतरनाक हाथियों को रोक दिया, जिसके बाद महाराणा प्रताप को रणभूमि से पीछे हटना ही पड़ा। उस दिन कितनी तबाही मची थी, इसका अंदाजा लगाने के लिए मुगल दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के ये शब्द सुनिए। वो लिखते हैं, रक्त के दो महासागर आपस में टकराए, जलती हुई लहरों से मिट्टी ट्यूलिप के रंग जैसी हो गई। ये शब्द सुनने में भले ही काव्यात्मक लगें, लेकिन ये उस दिन बहे खून और उस भारी जनहानि की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। उस संकरे दर्रे में दोनों तरफ के सैकड़ों सैनिक मारे गए थे। इस पूरे युद्ध का शायद सबसे बड़ा और दर्दनाक विरोधाभास मुगल सेनापति आसफ खान के एक जवाब में छिपा है। दरअसल लड़ाई की उस भयानक अफरा तफरी में जब उनसे पूछा गया कि अपने राजपूत साथियों और दुश्मन राजपूतों के बीच फर्क कैसे करें, तो उनका जवाब था, जिस पर चाहो तीर चलाओ, इससे इस्लाम को ही लाभ होगा। मतलब जरा सोचिए, राजपूत योद्धा अपनी अपनी वफादारी के चलते दोनों ओर से लड़ रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे। युद्ध के मैदान में जब मेवाड़ के सरदारों को यह समझ आ गया कि अब जीत मुमकिन नहीं है और महाराणा प्रताप बुरी तरह घायल हो चुके हैं, तब वहां एक ऐसा सर्वोच्च बलिदान देखने को मिला जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। एक सरदार झाला मान सिंह ने बिना अपनी जान की परवाह किए राणा प्रताप के शाही प्रतीक चिन्ह खुद पहन लिए। मुगल सेना धोखा खा गई। उन्होंने झाला मान सिंह को ही राणा समझ लिया और उन पर टूट पड़े। इसी धोखे ने घायल महाराणा प्रताप को वहां से सुरक्षित निकलने का वो कीमती मौका दे दिया जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। भाग 5, परिणाम और छापामार युद्ध। खैर, हल्दी घाटी की लड़ाई तो खत्म हो गई थी, लेकिन असल युद्ध वो तो बस शुरू हुआ था। मुगलों ने रणभूमि जरूर जीती, प्रताप की राजधानी गोगुंदा पर कुछ वक्त के लिए कब्जा भी कर लिया, लेकिन जो उनका मुख्य लक्ष्य था, महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना, उसमें वो पूरी तरह से फेल हो गए। यहाँ इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पन्ना सामने आता है। जीतने के बावजूद मुगल सेनापति मान सिंह ने पीछे हटती हुई मेवाड़ की सेना और राणा प्रताप का पीछा करने से साफ मना कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि ये प्रताप के प्रति उनका एक गहरा व्यक्तिगत सम्मान था। इस फैसले ने एक बहुत बड़े नरसंहार को तो रोक दिया, लेकिन इसका खामियाजा भी मान सिंह को भुगतना पड़ा। बादशाह अकबर इस बात से इतने नाराज हुए कि उन्होंने मान सिंह को कुछ समय के लिए शाही दरबार से ही सस्पेंड कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि स्क्रीन पर दिख रहा ये 36 का नंबर क्या है। देखिए, 1585 के बाद जब मुगल साम्राज्य का ध्यान और उनकी सेना भारत के दूसरे हिस्सों में बिजी हो गई, तब महाराणा प्रताप शांत नहीं बैठे। उन्होंने जंगलों और पहाड़ियों से एक बहुत ही जबरदस्त छापामार युद्ध यानी गेरिला वॉरफेयर शुरू कर दिया। ये 36 वो नंबर हैं मेवाड़ की वो 36 चौकियां जिन्हें प्रताप ने अपने इसी कभी न टूटने वाले हौसले से मुगलों से वापस छीन लिया था। बिल्कुल अविश्वसनीय। भाग 6, ऐतिहासिक विरासत। अब हम इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प और जटिल हिस्से पर आते हैं। इतिहास हल्दी घाटी को याद कैसे रखता है? देखिए, कोई भी घटना सिर्फ उस दिन खत्म नहीं हो जाती। वो इस बात पर भी बहुत निर्भर करती है कि आने वाली पीढ़ियां उसे लिखती और पढ़ती कैसे हैं। तो चलिए इस 16वीं सदी के टकराव की इस बदलती हुई कहानी को थोड़ा निष्पक्ष होकर समझते हैं। अगर हम 1585 की अमृत राय की जीवनी या उस दौर के दस्तावेज देखें तो उनमें से साफ तौर पर मुगल सेना की जीत बताया गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इतिहास को देखने का नजरिया भी बदला। आधुनिक काल में कुछ दावों में यह साबित करने की कोशिश की गई कि युद्ध असल में मेवाड़ ने जीता था। हालांकि अगर हम मेन स्ट्रीम और अकादमिक इतिहासकारों की बात करें तो वो मानते हैं कि नए दावों का कोई ठोस आधार नहीं है।
उनके लिए हल्दी घाटी का युद्ध एक विशाल साम्राज्य के सामने अपनी स्थानीय स्वतंत्रता और स्वाभिमान का एक बेहद उग्र और प्रेरणादायक दावा था। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। किसी भी युद्ध की असली विरासत कैसे तय होती है? सिर्फ हथियारों या विजेताओं से नहीं, बल्कि उन पीढ़ियों से जो उस कहानी को बार बार दोहराती हैं। हल्दी घाटी के उस दर्रे में हाथियों और बंदूकों का वो खौफनाक टकराव भले ही एक दिन मिट्टी में मिल गया हो, लेकिन वो जज्बा आज भी जिंदा है। इतिहास सिर्फ तारीखों का पुलिंदा नहीं है, ये वो सच है जिसे हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने आपको इस ऐतिहासिक घटना को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया होगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?